बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरों में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त, जब दिन भर एक अंग्रेज़ी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बाइस बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों में मिल जाया करती थीं, औरतों की अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल भी खोल दिया था, और जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी अना का सबब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं, और दूसरा ये कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत नौजवान उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वो मालूमात रखता है, जिनसे ये छोकरियां आम तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हैजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमा कर बाहर निकलती थी और लड़कपन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके रास्ते में बिछे चले जाएं। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा माइल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली अशिया की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरी लड़की में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी भी तरह इस बात का यकीन नहीं था कि वो अपने साथ उसे सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। तो रणधीर ने उससे कहा, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमायां हो गया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपने रानों पर डाल दी। फिर उसने अपनी तंग भिची भिची चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटीले गढ़े में छिप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब गांठ नहीं खुली, तो उसने चोली के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई, और इसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमाया हो गईं। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने
इस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुथी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गर्मागर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़ा बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में, जो बिल्कुल कुंवारी थी, एक अजीबो-गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं रही थी। उसके सीने पर ये ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में शराबोर हो चुके थे, एक गदले ढेर की सूरत में पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी उसके जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के गड्ढमड हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल ही एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे, जिससे उस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक सरसराहट से पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो बखूबी जानता था कई लड़कियों के नर्म और नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल उसके साथ लिपटकर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थीं जो किसी गैर के लिए नहीं हुआ करती। वो उन लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था जो सारी मेहनत करती थीं और उसे कोई तकलीफ़ नहीं देती थीं। लेकिन ये घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही थी। उस बू को, जो बैक्त वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे सरापा में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज़ इतने करीब न होती अगर उसके जिस्म से ये बू न उड़ती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग रही थी। उसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच सी गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे में मुदगम हो गए थे, उन बेकरां गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महजूज होता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जाविदा थी, मुसलसल तगय्युर पजीर होने पर भी मजबूत और मुस्तहकम थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले खला में माइले परवाज रहने पर भी दिखाई देता रहे। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो उसका तजज़िया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही तरह की थी। उसमें लैवेंडर और इत्र की आमेजिश नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात की तरह असली और मुक़द्दस। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बू जाती रहे, लेकिन ताज्जुब है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की के बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि एक अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो उसे पहचानता है, उसके मानी भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल इसी तरह नहा रहे थे।
हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थीं। उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब मेरे कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब इसके साथ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन लंबे थे, मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के हमराह सितारों की तरह उसका गुबार सा इसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की जिस्म को चादर में छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो ही गई। उसकी सुर्ख रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतारे कपड़े भी पड़े थे। सुनहरे फूलदार जंपर, अंगिया, जंगिया और दुपट्टा सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और इन सब में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के स्याह बालों में मुक्केश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुक्केश के इन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब सा रंग बिखेर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा सा रंग। और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफ़ेद थीं, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगल के बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर उस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़ कर उसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थीं, तो उसकी पीठ पर और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थीं, और कमर के चारों तरफ कसकर बांधे हुए इजारबंद का निशान। वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें भी पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंके की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की। इस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की आवाज़ भी सुनी थी। मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज़्यादा होती है, वो पुकार जो हल्का ख्वाब से निकलकर बेआवाज़ हो गई थी। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मठीले बादलों में अजीबोगरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुरअसरार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाज़ेह थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुथे हुए मैदे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से माते बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई।
उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की, जैसे बदहज़मी के डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर खराशे और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना के इत्र की ऊट पटांग खुशबू, रणधीर के दिल और दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी कोशिश के खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन कपकपी महसूस नहीं हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बीवी थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी हिस्से को नहीं छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश रहा था जो उन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, इस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी।